हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार आज आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और ये जो आप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन मैंने कल के एग्ज़ाम के लिए खास करके इकट्ठा किया है, जो आपको कल के एग्ज़ाम में निश्चित है कि यही क्वेश्चन सब ऐबे करेगा। ये वायरल क्वेश्चन सब है। ये जो क्वेश्चन सब मैंने इकट्ठा किया है बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इस टोटल क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने इसको बहुत ही मेहनत करके इस सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं दोस्तों। 100% आने की गारंटी है, संभावना है दोस्तों, इसीलिए आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर बिना किए हुए आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको सारे क्वेश्चन को बता देता हूं, इसके जवाब को। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो ज़रूर आपको मालूम चला होगा कि ये जो भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो खास करके भीमराव अंबेडकर जी से, यानी भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। तो दोस्तों, एक का सही उत्तर कौन होगा? सी होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह सुशील थी। क्या थी? सुशील थी, क्योंकि उसका जो लड़का था वह उदंड था, यानी वह बिगड़ा हुआ था। खोखा साहब तो उसको इंजीनियर बनाने की सपना देख रहे थे, इंजीनियर बनाने की, लेकिन इंजीनियर बनेगा तो फिर उस ढंग का पढ़ाई भी चाहिए। लेकिन वो पढ़ाई जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि बढ़ई को ठीक कर लिया था। बताइए, कभी ज़िंदगी में इंजीनियर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ सुशील थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो संस्कृत भाषा और साहित्य जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, ये संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल है, क्योंकि इस धरती पर पहले भाषा आया तो संस्कृत आया, और संस्कृत भाषा सारे भाषा की जननी माना गया है। तो ये अधिक विशाल है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन होगा? डी होगा। अगला है क्वेश्चन कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। तो आप जानते हैं नाखून तो इच्छा से नहीं बढ़ता है, या नाखून के बढ़ने से सफलता तो नहीं मिलती है, या सफलता तो नहीं मिलती है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है यह मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति है। ये मनुष्य की जो वृत्ति है पहले क्या था वो इस चीज़ को दर्शा रहा है, क्योंकि पहले जो उतना अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं था, जो ज़माना था वह उतना मॉडर्न नहीं था, तो प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था भोजन के लिए। तो उस लिहाज से मनुष्य में एगो सहजात वृत्ति बनाया गया जो नाखून का बढ़ना ये दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? बी होगा, नाखून का बढ़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, यानी ऑप्शन है खरोष्ठी, सौरसेनी, देवनागरी, कन्नड़। तो आप जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मित्र मिलन जो आप देख रहे हैं, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि रामविलास शर्मा का, कि अमरकांत का। तो ये जो मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी है ये अमरकांत जी का लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। उसके बाद है कि लेखक की पत्नी
ये जो 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक के घर आए थे उनके रिश्तेदार। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे घर? ऑप्शन है आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आप जानते हैं कि लेखक के जो पत्नी का रिश्तेदार था वो रविवार के दिन आए थे। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ए होगा दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो यहाँ ऑप्शन है 1948 से 1952 ईस्वी तक, 1949 से 1953 ईस्वी तक, 1950 से 1951, 1947 से 1952 ईस्वी तक। तो ये जो यानी प्रगतिशील लेखक महासंघ के जो मंत्री रहे हैं वह 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9वां क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये जो आप देख रहे हैं मनुष्य की चेतना और आर्थिक संबंध से प्रभावित, ये परंपरा का जो मूल्यांकन है उस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार था, उनका नाम क्या था? ठुमक लाल की चुन्नू लाल की हरिहर लाल की झुमक लाल? तो इसका सही ऑप्शन हरिहर लाल होगा। यानी नेपाल में जो बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे उनका नाम था हरिहर लाल। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? हरिहर लाल हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलिकर राजस्थान के हैं कि उड़ीसा के हैं कि गुजरात के हैं कि कर्नाटक के हैं? तो ईश्वर पेटलिकर गुजरात के कथाकार है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? पहला जो ऑप्शन है धार्मिक है, दूसरा का राजनीतिक, आंचलिक, सामाजिक। तो धरती कब तक घूमेगी ये जो है ना दोस्तों, इसमें एक समाज में जो घटना घटित होती है अक्सर उन घटना पर खास करके ये जो चित्रण किया गया है, जो घटना अक्सर घटता है। क्योंकि आप समाज में जब रहना शुरू कीजिएगा ना तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से घटना घटती है। अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो सारे जवाबदेही आपको ही लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आप देखिएगा कि समाज में भी बहुत ऐसे घटना घटित होते रहते हैं जो बहुत ही दुख और दर्द देने वाले होते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी ये भी सामाजिक कहानी है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी कि रोने लगी कि काम करने लगी कि बिज्जू के पास चली गई कि क्या किया? तो अगले दिन जब सीता ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि उसके साथ भी यही समस्या थी। सीता जो है यही धरती कब तक घूमेगी कि मेन पात्रा है, इनके पास 3 गो बेटा था लेकिन तीनों बेटा से इनका खर्चा उर्चा नहीं चल पा रहा था और ये अपने घर में ही घुटन महसूस कर रहे थे, जिसके कारण इसको बहुत परेशानी हो रहा था। तो इस प्रकार से उसने घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको अपना पेट पालना था। तो ये दुनिया बहुत बड़ा है, कहीं भी अपना पेट पाल लेगा। तो उस स्थिति से ये अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि ये जो थी ये अपने घर में भी रहती थी तो काम करके ही खाती थी। तो इस स्थिति में उन्होंने घर ही छोड़ दिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि पापाती बेहोश से क्यों पड़ी थी? 14वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। तो क्यों पड़ी थी पापाती? तो इसका सही ऑप्शन इसमें आप देख रहे हैं, ये जो आप इसमें ऑप्शन देख रहे हैं ये दूसरा पेज है दोस्तों। दवा के कारण कि डर के कारण कि तेज बुखार के कारण कि कमजोरी के कारण? तो यानी पापाती जो बेहोश पड़ी थी वह तेज बुखार के कारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
यानी इसको बुखार था, गांव के डॉक्टर भी इसको देख रेख कर रहा था, तो इसको कहा कि शहर के जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें ले जाइए, तो बेचारी ले गई। लेकिन वहाँ भी जब ये कहानी आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से लोग अभी भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके, वैसे वहाँ का जो हॉस्पिटल के जो लोग सब थे वो सब भी उतना अपने ऊपर जवाबदेही नहीं लिया, जिसके कारण पापति जो थी उसको बहुत परेशानी यानी बहुत परेशानी हुई। तो वो जो बेहोश थी वह तेज बुखार के कारण थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है? 5 साल से है कि 3 साल से है कि 2 साल से है कि जन्म से है? तो मंगू जन्म से पागल है, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? बांधकर, स्वतंत्र कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पर? तो पागल को न बांधता था और न खुला छोड़ता था, और ऊंचा स्थान की तो खैर बातें छोड़ दीजिए, उसको कमरे में बंद करके रखता था, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरे मरीजों को भी वो मारपीट कर सकता है, तो उसको कमरा में बंद करके रखा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, कि सिविल सर्जन से, कि पुलिस से? तो आप जानते हैं ये तो अस्पताल की बात है, तो अस्पताल में तो अक्सर सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है, और फिर मजिस्ट्रेट अनुशंसा करती है, तब जाकर के डॉक्टर उनको भर्ती करती है। तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सही उत्तर इसका बी होगा, यानी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, खलिहान में गई कि गुहाल में गई कि रसोई घर में गई कि कमरे में गई? तो वो दोनों लड़की और बेटे को सुला करके गुहाल में गया था। ये भी जो कहानी है लक्ष्मी की, जो पात्रा है ढहते विश्वास का, तो ये भी जो कहानी है यह बहुत ही दर्दनायक कहानी है दोस्तों। तो वो बाढ़ के कारण देखा, गुहाल में गई, जो मवेशी सब बांधा हुआ था उसके रस्सी पघा को खोलने के लिए, क्योंकि बांध टूटने वाला था, कब दहाड़ आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। बेचारी अकेले है घर पर, इसका जो पति है वह कोलकाता में काम करता है, तो बहुत सारी परेशानी होती है दोस्तों। तो गुहाल में गई थी अक्सर। अगला है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? देख रहे हैं कि न, ये भी बात उसमें निकलता है, जो सीता वाला जो कहानी है। अब अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? नारायण की पत्नी भंवरी ने, कि कैलाश की पत्नी राधा, कि बिज्जू की पत्नी पुष्पा, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बात बोली थी वह बिज्जू की पत्नी जो पुष्पा थी वह ये बात बोली थी कि अरे अपनी अमीरी अपने पास रख, रसमलाई भेजी है क्या? क्योंकि सीता जब थी तो उसको कुछ खाने पीने के लिए दूसरे पक्ष से आया था, क्योंकि उसको 3 गो बेटा था, तीनों बेटा अलग अलग था, और सब पाली बांध दिया था कि इस महीना में मैं माँ तुमको खिलाऊंगी, और वो भी फ्री में नहीं खिलाता था, जानते हैं, उससे काम करवाता था। मतलब बर्तन उर्तन, खाना उना सभी अक्सर बनवा देती थी, बर्तन उर्तन साफ़ करती थी, और उसके बाद उसके बच्चों को भी वो रखते उखते, खिलाते पिलाते, बच्चे को भी देख रेख करते थे, तब जा कर के कोई खिलाता था, फ्री में वो नहीं खिलाता था। तो ये यानी 19 जो आप देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन सी होगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोली थी। अगला जो क्वेश्चन है, वल्ली अमाल के कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टर ने उसको कहा था कि आप शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ आपका सही इलाज हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरानंद वत्सायन, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर देव शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, और डॉक्टर वत्सायन शास्त्री? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री। अगला है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। ये जो आप देख रहे हैं कुआं से कि 10 दिशाओं से कि मिट्टी से कि आसमान से, तो धूप बरसी लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, ये बात तो है ही है। तो आसमान की तो खैर बातें छोड़ दीजिए, मिट्टी से निकला था वहाँ, यानी जो मिट्टी से यानी जो परमाणु बम गिराया था वो जो अवशेष सब था, और उसका जो
पावर सब यानी हीटिंग उसको समझिए, वो सब एक तरह से भाप बन गया था। और वो जगह जो था, आप देखबे करते हैं कि जहाँ भी बम गिरता है तो किस प्रकार का विध्वंस मचाता है। तो उस स्थिति में मिट्टी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो चक्रव्यूह किनकी रचना है? अनामिका की, कि बीरेन डंगवाल की, कि सुमित्रा नंदन की, कि कुंवर नारायण की। तो ये जो आप देख रहे हैं चक्रव्यूह कुंवर नारायण की है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो कवयित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि घरे साल लुढ़कता हुआ घ किस पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, ख पर, अंग पर। तो आप जानते हैं एक बच्चे को क ख ग घ सीखना बहुत परेशानी होती है, तो खास करके वो जो आता है वह अंग पर आकर के थमक जाता है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी रचना है? जीवनानंद दास की है कि बीरेन डंगवाल की, प्रेमघन, कुंवर नारायण। तो ये जीवनानंद दास जो है उसकी शीर्षक कविता है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है परंपरागत, की गीतात्मक, की व्यंग्यात्मक, की विवेचनात्मक। मतलब ये किस प्रकार के हैं? तो ये गीतात्मक है। इसमें रेनर मारिया रिल्के भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यतीत किए हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? रेनर मारिया रिल्के मतलब ये भी किसी के बारे में बोल रहे हैं कि अगर मैं जो हूँ आपके पैर का खराम हूँ, अगर मैं नहीं रहूँ तो फिर आपके चरणों में छाला पड़ जाऊँगा, क्योंकि ये अपने आप को खराम यानी पैर के नीचे रहने वाले मानते हैं और इनको अपने से ऊपर मानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है मैं आपको अगले भाग में बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है मानव के, कि पशु के, कि प्रभु के। यहाँ जो आप देख रहे हैं पहला है मानव के, पशु के, प्रभु के और नारी के। तो इसका सही उत्तर ये जो आप देख रहे हैं सी 26 हो जाएगा, यानी सी प्रभु के। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? यानी मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है वह किस कवि के द्वारा हिंदी में उसको भाषांतरित किया गया है? तो धर्मवीर भारती जो थे, ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं, ये हिंदी भाषा में भाषांतरित किया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ये जो आप देख रहे हैं यह किस पंक्ति का है? यानी जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, लौट कर आऊँगा फिर। तो इसमें जो ए ऑप्शन आप देख रहे हैं जनतंत्र का जन्म, इसमें का है, क्योंकि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। तो आप जानते हैं कि यहाँ सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, बहुत दिनों की राख आज सुगबुगा उठा है। तो ये जनतंत्र का जन्म ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन 31 जो आप देख रहे हैं, विलनौ और आबिन्यो के बीच में कौन नदी है? ये जो विलनौ और आबिन्यो के बीच में कौन नदी है? तो कौन नदी है? तो आप जानते हैं रोन नदी है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 5 दिसंबर 1937 जो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन है। उसके बाद 1 जनवरी 1937 बी ऑप्शन है। सी में है 8 जनवरी 1938 और डी में है 7 जनवरी 1939 ईस्वी है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है 33 क्वेश्चन, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, की दीदी, की भग्गू, की संतूर। तो मछली जो आप देख रहे हैं कहानी जब आप पढ़े होइएगा मछली,
या अगर आप नहीं पढ़े होइएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो मछली लाया था ना, तो जब काटने के लिए उसको रखा गया था तो संतु वहाँ देख रहा था। संतु लेखक था दोस्तों। तो लेखक था तो वो क्या किया था कि वो जीव के प्रति थोड़ा सिंथेटिव था। उनकी जो भावना थी वह जीव के प्रति बहुत लगाव था, जिसके कारण ये मछली का कटना नहीं देख सकते थे। तो ये मछली को पालने पोसने के अपने मन की भाव से ये क्या किए थे कि मछली लेकर के भागा था। तो उसके पीछे जो भग्गू था वह पड़ गया और उससे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर जो आलाप था वह यतीन्द्र मिश्र का रचना है। यतीन्द्र मिश्र ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? तो जिसमें नारी और जो रीढ़ होती है उसको राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो आप जानते हैं, और महात्मा गांधी की जयंती भी आप मनाए होंगे, और वह किस वर्ष मनाया जाता है वो तो आप जानते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर, यानी बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो अपना काम संभाल लेगा। यह किसका विचार है? ये जो विचार आप जानना चाहते हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी का विचार था। इनका नाम सोझे महात्मा गांधी नहीं पड़ गया, महात्मा सही में थे। यहाँ क्या कह रहा है कि चरित्र निर्माण करने में अगर सफल हो जाता है तो अपना काम खुद संभाल लेता है। ये महात्मा गांधी जी का कहना था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काशी में मरण भी माना गया है, अमंगल की कठिन की अशुभ की मंगल। तो काशी में मंगल खास करके माना गया है। अगर आप काशी में जाकर के मरते हैं तो शुभ माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यार जुलाहे जो आप देख रहे हैं, यदा कदा, गिरिजा, थाती। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यदा कदा संपादन किया है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी शीर्षक में मछली का गोश्त कौन खाता है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो पिताजी खाते थे। इसमें पिताजी खाते थे, बाकी दीदी नहीं खा रही थी, माँ भी नहीं खा रही थी और संतु भी नहीं खा रही थी। क्योंकि मछली जब आया था उस घर में तो मछली को कटे जाने के भाव से दीदी भी रो रही थी। और माँ को तो खैर बातें छोड़ दीजिए, वो तो किसी भी जीव का कटना देखती थी तो वो बेहोश हो जाती थी। तो जब भी उसके घर में मछली या गोश्त आता तो वो खास करके अपने छत पर चली जाती। एक बूंद खून भी उसकी माँ नहीं देख सकती थी। और संतु की तो खैर बातें छोड़ दीजिए। तो संतु मछली को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, सिर्फ उस घर में उनके पिताजी ही खा रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, पिताजी। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मयूरभंज उड़ीसा की, कोलार कर्नाटक की, अमृतवेल गुजरात में की, अजमेरी राजस्थान में। तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं कोलार कर्नाटक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से आपका 41 क्वेश्चन है। अगला चौथा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कि 42 है कि लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? मगम्मा कहा था कि मगम्मा का बेटा कहा था कि नंजम्मा कहा था कि रंगप्पा कहा था? कौन कहा था? तो जो आप ये देख रहे हैं ये नंजम्मा कही थी, क्योंकि दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। तो मगम्मा भी कही थी कि जो तुम्हारा पति है वो उसको मैंने पैदा किया है। तो ये भी कह दिया है कि अगर थोड़ा लड़का उधम करिए लिया तो हमको भी तो मना करने का हक है, इसीलिए ये बात नंजम्मा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? धरती कब तक घूमेगी ऑप्शन ए है, बी में है नगर, सी में है माँ और डी में है ढहते विश्वास। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन ढहते विश्वास हो जाएगा। तुरई के फूल की तरह खिलखिला रहे थे लोग लेकिन एकाएक मुरझा गए, तो ये ढहते विश्वास स्पष्ट है, विश्वास ढह गया होगा तब ना मुरझाया होगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी खास करके, यानी गौशाला की तरह जिस प्रकार से गायों को गौशाला में रखा जाता है उसी प्रकार से पागल को भी अस्पताल में रखा जाता था, पागल खाना में। तो उसका जो उपमा है वह गौशाला से दिया था। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? मुगल सम्राट ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, तो गुरु अर्जुन देव ने इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। उसके बाद है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आप जानते हैं जब आप अपने मुंह से राम का नाम नहीं लीजिएगा तब आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो विष के समान हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कवि जो रसखान थे वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी ये जो कवि रसखान थे ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उसके बाद ये काशी में जाकर के वहाँ रहना शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगयो मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये जो पंक्ति है यह प्रेमयिनी श्री राधिका से है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध सवैया और घनाछरी है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों मैंने आपको 50 के 50 क्वेश्चन प्रश्न और उत्तर के साथ मैंने बता दिया है, और इसी प्रश्न में से आपको कल के एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जब कल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप क्वेश्चन मिला करके देखिएगा। अगर नहीं टकराएगा तो दोस्तों आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर टकरा जाएगा तो दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर अगले सब्जेक्ट में फिर आपसे अगले वीडियो में संपर्क करेंगे और वहाँ फिर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।